Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. आइए सर, कौन कौन ऑनलाइन है जी? ऑनलाइन कितने लोग हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हेलो. कौन कौन ऑनलाइन है? ऑनलाइन कौन कौन है? गुड इवनिंग. ऑनलाइन कौन कौन है भाई? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जो लोग ऑनलाइन है सब अपनी उपस्थिति दर्ज करें. वो विकास ले गया. विकास. जो लोग ऑनलाइन है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करें. रोहित, वेरी गुड इवनिंग. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. ओके. रोहित, और कौन कौन है ऑनलाइन? सिर्फ ये दो लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं, और कौन है? सब भाग गए. रोहित, पता नहीं चल रहा है सर. तुम लोग की कोई दूसरी क्लास तो नहीं चल रही है? हैं? कोई दूसरी क्लास तो नहीं चल रही है? रोहित, मशीन की होती है सर 6 बजे तक. क्लास तो नहीं हो रही है अभी. चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं. तो आज इस स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. और आज क्योंकि भारत के लिए और हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है. और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन भारत आजाद हुआ था, अर्थात अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था. तो अंग्रेजों की इस राजनीतिक गुलामी से तो अपन मुक्त हो गए, लेकिन आज भी कुछ ऐसी गुलामी है जिनसे मुक्त नहीं हो पाए हैं. और हमें मुक्त होने की आवश्यकता है, अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और आप देखेंगे इनइक्वालिटी, इन सभी चीजों से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है. और अभी इस अलग को जगाए रखना है तब तक जब तक भारत में इन सारी चीजों से मुक्ति हमें नहीं मिल जाती. तो राजनीतिक बंदी से तो रिहा हो गए, लेकिन आज भी आर्थिक और सामाजिक बंदियां हैं. सामाजिक बंदी से हमारे समाज में है, जो हमारे समाज को खोखला बना रही है. तो हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि देश और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना होगा. और एकजुटता की भावना हमें दिखानी होगी. तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं. और राष्ट्रीयता की भावना किसी भी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए. तो इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास. ठीक है. तो आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं. चलिए. आइए. रोहित, दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है? नो. नहीं दिख रहा है. क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. और जूम करूं? और जूम करूं कि इतने पे सही है? एक्चुअली क्या है, एक पीछे कोई रिकॉर्डेड इंग्लिश में देखता है, तो उनको नहीं दिख रहा था. व्हाट्सअप किया था उन्होंने मुझे कि सर इंग्लिश वाला भी दिखाया करे. भी दिखाई दीजिए सर. तो इसीलिए अब जूम करूंगा तो एक ही दोनों में से कोई भी जूम होगा. ठीक है. तो एक ही दोनों में से कोई जूम होगा, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश. तो क्या किया जाए? या तो फिर क्वेश्चन पूछ के दोनों ही दिखाऊं मैं? ठीक है. तो फिर पहले.
ठीक है, तो हो पाएगा। चलो कोई नहीं, मैं दोनों ही दिखाऊंगा, ताकि आप आप दोनों में से अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहा होगा बाद में, अभी तो तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं, अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, देखो। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है इतने में? चलिए तो सही है, हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया सामने, मतलब दोनों ही कवर हो रहा है। तो आराम से जिसको भी जरूरत होगी वो हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश कट रहा है, इंग्लिश नहीं कट रहा है, इंग्लिश सही है, नंबर बस कट रहा है, बाकी पूरी लाइंस कवर हो रही है। सिर्फ नंबर जो है 175 ये कट रहा है, बाकी क्वेश्चन पूरा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी को इंग्लिश में देखना होगा तो आराम से देख सकता है और कर लेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर है 175। क्वेश्चन नंबर 175, 175 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेम ऑफ द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट which the proposal of impeachment was presented in the parliament of independence India। ठीक है, बताइए, आंसर बताइए, वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रपोजल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था? बताओ भाई, आंसर बताओ, एग्जाम में पूछा गया है। नहीं पता है रोहित? राइट आंसर है वन, जस्टिस रामास्वामी। राइट आंसर है वन, जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जज हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया था। अर्थात आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के थ्रू एलिमिनेट किया जा सकता है, अर्थात उनके टेन्योर से पहले उनको हटाया जा सकता है। इसकी विधि आपको पता है, पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे बिल पेश करते हैं, उनके खिलाफ एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर इंक्वायरी होती है, फिर वोटिंग के थ्रू हम उनको उनको एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जस्टिस रामास्वामी जो थे वो भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ उससे पहले ही जस्टिस रामास्वामी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, अर्थात रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस वहीं खत्म हो गया। तो जस्टिस रामास्वामी पहले ऐसे उच्चतम न्यायालय के जज हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रपोजल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। 176 बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वो कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बताइए। वेरी गुड, सबके आंसर सही है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं एक एकल समान संहिता। इसके बारे में जानते हैं आप लोग, ये क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एकल समान संहिता, आप लोगों को मालूम है इसके बारे में? मालूम है जी? कोई जानता है इसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? अभी ये काफी विवादों में चल रहा है और लॉ कमीशन को दिया गया है इस पर काम करने के लिए, और हो सकता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग कुछ नए प्रोविजंस आ जाए हमारे देश में इस 2020 के। बताया था आपने, बताओ नवीन, एक बार हाईलाइट करो इसको, क्या है?
एकल समान सनिता। चलिए एक बार मैं फटाफट रिपीट करता हूं और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे हमारे देश में विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी का नियम तय करने के लिए एक समान कानून है। ठीक है, एक समान कानून नहीं है, अर्थात सभी अलग अलग धर्मों के अनुरूप कानून है, जिसमें हिंदुओं में हिंदू कोड बिल के तहत, मुस्लिमों में मुस्लिम पसंद बोर्ड के तहत, सिखों में, ईसाइयों में, जैनियों में, बुद्धिस्टों में, सभी धर्मों में अलग अलग प्रोविजंस हैं विवाह, तलाक और संबंध विच्छेद के संबंध में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये कोड बिल लागू होता है तो इस कोड बिल के तहत सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, अर्थात एक ही कानून के तहत शादी होगी, उसी कानून के तहत संबंध विच्छेद होगा और उसी कानून के तहत अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे। तो अभी आप देखेंगे लॉ कमीशन को ये काम दिया गया और हो सकता है कि इस सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। तो देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। ये आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? तो पार्ट 4 के आर्टिकल 36 टू 51 में मेंशन है ये, और इसी में ये आर्टिकल 44 जो है ये आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, तो ये विवाद में है, इसका आर्टिकल ध्यान रखिएगा और ये है क्या ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ नवीन, नेक्स्ट 5 अगस्त को टारगेट नहीं मेरे लाल, अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा ना तो अगला अभियान यही है, हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। ठीक है, तो अगले अगले अगला सत्र जो मानसून सत्र होगा उसमें बिल लाने की संभावना हो सकती है, ये और पॉपुलेशन रिगार्डिंग बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल रिगार्डिंग बिल, क्योंकि ये दोनों ही बहुत हाईलाइट चल रहा है और इस पर बात चल रही है पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर? जो लोग भी नए आए हैं डिम्पल, उन सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों मिठाई खा लीजिएगा मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 176 की। अब चलिए आंसर बताइएगा। 177 रोहित, डिम्पल, नवीन, जितेंद्र, रजनीश, आग लगा दो 177 नंबर क्वेश्चन पे, साफ एकदम बारूद के साथ आग लगाना है। अगर क्वेश्चन ये गलत हो गया ना समझ लेना निर्मल सरफ से धोऊंगा मैं तुम लोगों को, ये गलत हुआ तो। दुनिया की पूछिए सर, हाँ दुनिया की बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया की। रोहित मेरे लाल, मेरे हीरो, आज तुमने इस स्वतंत्रता दिवस के मतलब आज की संध्या पर आग लगा दिया तुमने, एकदम बारूद। आज तुम्हें गिफ्ट देने का मन कर रहा है मेरी तरफ से। तो इसका राइट आंसर है बी। जिन जिन लोगों ने बी लगाया है वो इस स्वतंत्रता दिवस को दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्र के प्रति जो तुम्हारा समर्पण है ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। ये कहाँ की है भाई? नवीन ने आगे से जवाब दे दिया। श्रीलंका की पीएम थी, बिल्कुल, श्री माओ भंडार नायके। ये वर्ल्ड की, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है भाई साहब। और भारत की अगर पूछता है तो, अगर भारत की पूछेगा तो क्या आंसर दोगे मेरे लालों? क्या दोगे बताओ? अगर भारत की, हो आग लगा दिया सीधे तुमने। इंदिरा, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी बोलते हैं इंदिरा गांधी को, मालूम है ना? आयरन लेडी, आयरन करती थी ये, हैं? आयरन करती थी रोहित। चलिए, तो राइट आंसर इज बी, ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178। 178, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है? रेजिडुअल पावर ऑफ, रेजिडुअल पावर किस देश के संविधान से लिया गया है रोहित बाबू, डिम्पल, जितेंद्र, रजनीश, नवीन? आंसर दीजिए। डिम्पल साहब तुमने आज इंडिपेंडेंस डे पर मुझे खुश कर दिया ये सवाल का जवाब देकर, वेरी गुड। डिम्पल, रोहित,
तुमको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रजनीश की जितेंद्र है, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सीधे तुम लोगों ने टारगेट को हिट किया है। क्या? तो राइट आंसर सी, कनाडा। कनाडा से हमने लिया है रेजिडुअल पावर। अब तुम लोगों से मुझे कोई बताएगा क्या ये रेजिडुअल पावर होता क्या है भाई? ये तो मालूम चल गया कि ये अवशिष्ट शक्तियां अपन ने कहा से लिए, कनाडा से। कनाडा, कनाडा। लेकिन ये होता क्या है, ये आप मुझे कोई बताएगा क्या? मेरे पास मुझे अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं जो तीनों अनुसूचियों के बाद? बिल्कुल नवीन। एक तो समवर्ती सूची में डोमिनेंसी, राज्यसभा। आप देखेंगे गवर्नर की नियुक्ति, ये है रेजिडुअल पावर, मतलब जिसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डोमिनेंसी हो, सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व हो। ऐसी कुछ अवशिष्ट शक्तियां आप देखेंगे दी गई हैं किसको? केंद्र सरकार को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179। वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिकार, अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। बताइए आंसर इसका। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है, मुझे पता है। सभी लोगों को हिला दिया तुम लोगों ने। राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या है इसका? डी है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट कब आया था जी? बताओ, ईयर बताओ। ये कब आया था? अरे ईयर बताइए। ओहो, रोहित आग लगा दी। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था भाई जब ये संशोधन लाया गया था? प्राइम मिनिस्टर कौन? कहा क्वेश्चन में दिया है? मोरारजी देसाई। किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी ये? बिल्कुल कांग्रेस की नहीं है जितेंद्र बाबू, ये थी जनता पार्टी की सरकार। और इसके पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक है। और इन्हीं के लीडरशिप में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और इस संशोधन के थ्रू कई सारे महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। एक तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में जोड़ दिया गया, इसको एक लीगल राइट्स के थ्रू। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जितने संशोधन किए थे 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, उन सबको चेंज कर दिया इंदिरा गांधी ने। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य, मतलब कंपल्सरी किया गया था, उसको भी चेंज कर दिया। कहा कि नहीं, अगर एक बार रिव्यू के लिए भेज सकता है, अगर रिव्यू करके मंत्री कैबिनेट भेजती है तो उसके लिए मानना कंपलसरी होगा। समझ में आ रही बात? आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार, फर्स्ट संविधान संशोधन जितेंद्र 1951 में हुआ था। भारत का पहला संविधान संशोधन 51 में। चलिए 180 का आंसर बताइए। संविधान के किस केंद्र शासित संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र एवं राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है। बताओ भाई, बताओ जल्दी। वेरी गुड, राइट आंसर ए। राइट आंसर ए है। किसमें? तो संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो विभाजन है संबंधों के बारे में, इनके जुडिशियल पावर, इनके क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर है उनके बारे में। सर, केंद्र और राज्य के बीच संविधान और संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन में क्या डिफरेंस है? सर, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और संघ और राज्य के बीच शक्ति, दोनों एक ही बात है रोहित। या तो आप केंद्र बोल लो या संघ बोल लो या सेंटर बोल लो, बात एक ही होती है। संघ का मतलब से केंद्र सरकार से संबंधित है,
और संघ, कई लोग कई जगह संघ लिखता है, कहीं केंद्र लिखता है, कहीं सेंट्रल लिखता है। ठीक है, तो सबकी बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है। संघ का मतलब आरएसएस, मेरे लाल, वो संघ आरएसएस वाला नहीं है। इसका अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो, और ये संघ का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट। सर फिर एक तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और एक कनाडा से। बिल्कुल, जो कनाडा वाला लिया गया है उसमें ये है कि वहां पर संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कनाडा में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन वाला पोर्शन हमने लिया है वहां से। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया है वहां पर जो स्पेशल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो वो संघ को डिनोट करता है, इसलिए है। अब यहाँ पर अंतर यही है कि मतलब दोनों का एक होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि संघ पूरी तरह से हमारे देश में संघ के रूप में नहीं है। मतलब संघ का जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो नहीं है, क्योंकि अपने देश में एकात्मक सरकार नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंट नहीं है। अपन ने संघ के भी कुछ एस्पेक्ट्स अपना रखे हैं, और कुछ आप देखेंगे कुछ हमने फेडरल, कुछ हमने फेडरल के भी रखे हैं, और कुछ हमने दूसरे स्ट्रक्चर भी रखे हैं। एकात्मक और फेडरल दोनों, मतलब यूनिटरी और फेडरल दोनों के फीचर्स हैं। तो इसलिए वहां जो फेडरल वर्ड बोलता है वहां हमने संघ की कुछ खास विशेषताओं को लिया है। और यहाँ जब केंद्र बोलता है तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, अरे ये चीजें दिखाता है। समझ में आ रही बात नवीन? सर खंडा और संघ, वही मैंने समझाया कि भाई एकात्मक और संघात्मक दोनों ही लक्षण हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। तो जहां संघीय लक्षण लिए गए वहां संघ के साथ संघ वाला वर्ड जोड़ा गया है, और जहां एकात्मक है वहां पर केंद्र की बात आई है। समझ में आ रही बात? इसलिए यहां पर संघ की बात आती है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ नवीन? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। बताइए, ये क्वेश्चन को घुमाया है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। 181 निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। बताइए। 341, अच्छा सॉरी बोल रहे हो। राइट आंसर 180। ओहो, राइट आंसर 181 का है बी, 324। आर्टिकल 324 में आप देखेंगे निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जो निर्वाचन आयोग आप देखेंगे कि 3 सदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो अन्य आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का आप देखेंगे कि सैलरी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य अन्य न्यायाधीशों के बराबर होती है। टेन्योर आप देखेंगे 5 ईयर्स और 65 ईयर्स होता है। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय 1992 में बना। निर्वाचन आयोग का काम क्या है जी? तो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव कराना, इलेक्टेड मेंबर का नाम डिक्लेयर करना, उसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव कराना, नॉमिनेशन कराना, उसके बाद आचार संहिता लागू करना। ये सारे काम है इलेक्शन कमीशन के। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर दोनों इलेक्शंस कराता है। तो अनुच्छेद 324 में आप देखेंगे निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182। 182 बताइए, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश है। बताइए। हाँ नवीन, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन इज अ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है,
और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ऑटोनोमस मतलब इसके काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और इंडिपेंडेंट है कि जो संविधान के प्रावधानों के तहत उसको काम दिए गए उन सारे कामों को करेगा। न जुडिशियरी और न ही एग्जीक्यूटिव बॉडी इसके काम में इंटरफेयर कर सकती है। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं उन्हीं नॉर्म्स के तहत ये काम करेगी इलेक्शन कमीशन। समझ में आ रही बात? तो ये ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। 82 का आंसर दो। 82 का आंसर आप लोगों ने दिया है डी, मतलब दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, खुशी हुई मुझे। सर प्रेजेंट सुनील अरोड़ा है ना? हाँ नवीन, सुनील अरोड़ा है। देखिए, आप देखेंगे पार्लियामेंट में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यहां पर दो एंग्लो इंडियन को, दो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय हो, एनआरआई जिसको बोलते हैं, और यहां पर 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मतलब मनोनीत करता है। मनोनीत करने का मतलब कि अगर कोई भी एनआरआई है, अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, तो दो एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और यहां पर आप देखेंगे कि 12 लोगों को, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोग हो, रिनाउंड स्कॉलर हो, उन लोगों को राष्ट्रपति उन 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर, रेखा, कई आप देखेंगे हिस्टोरियंस और साहित्यकार भी होते हैं। तो ये लोग इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं, जिंक बुजुर्ग अंग्रेज हो लेकिन खुद भारत में जन्म लिया हो, कॉल्ड एंग्लो इंडियन। बिल्कुल रोहित, मतलब एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। भारत में जन्मा हो और विदेश में रहता हो तो उसको हम एनआरआई बोलते हैं, ठीक है, और वहां रह रहा हो तो वैसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन। एंग्लो का मतलब अंग्रेज और इंडियन का मतलब भारत। तो भारत में जन्मा अगर कोई एनआरआई है, मतलब विदेश में रहता है, तो उसको दो लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये कुल 14 लोगों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। राज्य आप देखेंगे पार्लियामेंट में, मतलब ये संसद में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है जी? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? नामित करने के प्रावधान, ठीक है, 552। और ये सीट कब तक चेंज नहीं होगी? इस सीटों को कब तक के लिए फिक्स किया गया है? बताओ। नो, नवीन रॉन्ग आंसर। बिल्कुल, डिंपल, डिंपल ने सही आंसर दिया है। 2022 तक इन सीटों को फिक्स किया गया है। 2022 के बाद आप देखेंगे, फिर से आप देखेंगे डिलिमिटेशन कमेटी बैठेगी, और फिर उसके बाद सीटों का बंटवारा, मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2022 से पहले कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2022 के बाद आप देखेंगे फिर से इनके सीटों का, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण किया जाएगा, और उसके बाद ही इनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो 552 है और राज्य विधानसभा में जो मैक्सिमम 500 सीट है, इन दोनों की सीटों में 2022 से पहले कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सर अब तो 104 संशोधन से एंग्लो इंडियन हटा दिया ना? नहीं हटा है रोहित, ये अभी इसलिए नहीं हटा है क्योंकि ये दो एक तरह से बोनस है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बोनस मेंबर का, क्योंकि इनको नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। तो दो सदस्य तो उनको फ्री में मिल जाते हैं बहुमत के लिए। तो अभी हटाया नहीं है इसका प्रोविजन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 183, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यता की योग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? बताओ। बताऊंगा मैं रोहित, अभी होल्ड करो। जो भी अमेंडमेंट्स हैं सारे, इस सारे अमेंडमेंट्स बताऊंगा मैं।
कौन कौन अमेंडमेंट्स क्या है क्लियर हो जाएगा, याद रखना बस। ठीक है, अभी अपन पहले क्वेश्चन कर लें। ये सारे अमेंडमेंट्स मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। कुछ मैंने अमेंडमेंट्स 20-22 नोट कर रखे हैं। मतलब ये मान लो कि 97 से लेके 104 तक तो अपन करेंगे ही। ठीक है, 97 से 104 तक वो कंटिन्यू। और उसके अलावा बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं पीछे के, उन अमेंडमेंट्स पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सारे अमेंडमेंट्स पर अपन बात करने वाले हैं। अब यहाँ इसका आंसर दीजिए आप। नहीं पता? लोकसभा सदस्यों की योग्यता का निर्धारण, अगर कोई विवाद होता है, अभी राजस्थान में विवाद हुआ था, आपको मालूम होगा, दल बदल करने में, तो किसके पास गया था बता दो। अभी इसी से समझ में आ जाएगा। अभी सचिन पायलट ने कांग्रेस मतलब अपने पद को छोड़ के और चले गए थे, जाके वहां बैठ गए थे और कह रहे थे कि हम जो मेजोरिटी है उससे बाहर हैं, 15-20 विधायक। तो किसके पास है? स्पीकर के पास। लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात ये स्पीकर को राइट होता है कि वो उनकी अयोग्यता का निर्धारण कर सकता है। अर्थात अगर दल छोड़ के गया तो उन किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्य में है तो राज्यसभा, राज्य में है तो विधानसभा अध्यक्ष। पीएम के पास इतना टाइम नहीं होता। कौन सा टाइम नहीं होता भाई? क्या कह रहे हो रोहित? पीएम के पास इतना टाइम नहीं होता। पीएम थोड़ी इसका निर्धारण करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। और अगर राज्यों में है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर इसमें तुम लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं है ना? चलिए, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर सेंट्रल में कह रहा है तो लोकसभा के स्पीकर, राज्य में कह रहा है तो विधानसभा का स्पीकर, दोनों, इन सभी दोनों की स्थितियों में ही डिस्क्वालीफाई करने का राइट स्पीकर को दिया गया है। स्पीकर का काम ही यही। क्या काम है स्पीकर का? तो सेशन बुलाना, सत्र आयोजित करना, इस सत्र में गण पूर्ति, कोरम डिसाइड करना, उसके बाद शांतिपूर्ण सत्र का संचालन करना, विधेयक का निर्धारण करना कि कब डिस्कशन कराना है, उसके बाद वोटिंग कराना, कास्टिंग वोट देना, निर्णायक मत देना। उसके बाद आप देखेंगे कि अयोग्यता, डिस्क्वालीफाई, सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करना। ठीक है, और अगर कोई संसद की डिग्निटी को ब्रेक करता है, मतलब सदन की कोई वायलेशन करता है या डिसिप्लिन ब्रेक करता है, तो वहीं से सीधे उठा के उसको जेल भेजने का ये अधिकार है आपके स्पीकर को। ठीक है, गण पूर्ति का मतलब होता है, अंग्रेजी में कोरम बोलते हैं और हिंदी में गण पूर्ति बोलते हैं। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सत्र आयोजित करना है, सेशन अनाउंस करना है, तो स्पीकर ये डिसाइड करता है कि क्या टोटल सदस्यों के 1/10 मेंबर अवेलेबल है। अगर 1/10, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में ये 25 होंगे। ठीक है, इनकी कुल जनसंख्या का 1/10, तो 552 का 55 और 250 का 25, इतने मेंबर अगर अवेलेबल हैं तो ही आप देखेंगे लोकसभा की कार्यवाही या राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होगी। अदरवाइज तब तक के लिए, जब तक इतने मेंबर अवेलेबल नहीं होते, इसकी जो सेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा। ये है इसका मतलब। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184। 184 का आंसर दीजिए। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ, कितने वर्ष का होता है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल? बिल्कुल राइट आंसर ए, 5 वर्ष के लिए। कैसे? तो आप देखेंगे पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और 5 वर्ष तक काम करते हैं, फिर आफ्टर 5 इयर्स दोबारा चुनाव होता है। सरपंच या आप जिसको
बिहार में मुखिया बोलते हैं उनका, और फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले ये चुनाव नहीं था, ये 73rd अमेंडमेंट जो दो 1992 में हुआ था, उसी अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल्स जोड़े गए और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया। और 1992 93 से लेकर अभी तक आप देखेंगे प्रति 5 वर्ष में चुनाव होता है। चलो अब एक सवाल का जवाब बताओ मुझे कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है जी? ओथ कौन दिलाता है सरपंच को? बताइए, आंसर बताइए। नवीन, 21 वर्ष होना चाहिए मुखिया का, 22 वर्ष नहीं है, 21 ईयर्स। 21 ईयर्स मिनिमम एज डिसाइड किया गया है, 22 नहीं। मैंने कहा कि सरपंच को ओथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी। नो, पीठासीन अधिकारी कौन होता है रोहित? नाम बताओ, पीठासीन अधिकारी कौन होता है? नहीं, पीठासीन चुनाव अधिकारी नहीं। इसका नाम सुना है क्या? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी एग्जाम में मेरे ध्यान में आ गया, अभी पूछ लिया मैंने। इसका नाम सुना है क्या? है? फुल फॉर्म जान? यस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको बीडीओ बोलते हैं। मालूम है इसके बारे में? ये ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, गजेट ऑफिसर होता है। और यही यही जो है, बिल्कुल उपखंड अधिकारी बोलते हैं इसको, यही ओथ दिलाता है उसको, और रेजिग्नेशन भी यही लेता है। किसको? बिल्कुल, पीसीएस के थ्रू। पीसीएस में रैंकिंग अच्छी आती है, तो पीसीएस के थ्रू ये बीडीए, ब्लॉक डेवलपमेंट, ये गजेटियर ऑफिसर है, ठीक है, बनता है पीसीएस के थ्रू, इनका सिलेक्शन होता है, स्टेट पीसीएस जो होते हैं, ठीक है। नहीं, ये आप, अरे आप देखेंगे यूपी में, यूपी में आप देखेंगे यूपी में मुखिया को क्या बोलते हैं जी? राजस्थान में तो मुखिया के लेवल का जो पद है उसको सरपंच बोलते हैं, और वहां पर प्रधान बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, समझ में आ रही बात? वहां पर यूपी में प्रधान बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं, राजस्थान में सरपंच बोलते हैं। बिहार में सरपंच का पद अलग होता है जो लड़ाई झगड़ों को मैनेज करता है, ठीक है। तो इनको शो दिलाता है बीडीओ, ठीक है। मुखिया या सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर डिसाइड की गई इसी अमेंडमेंट के थ्रू। और इनको कुछ राइट्स दिए गए क्या? तो पंचायत स्तर पर जितने भी स्थानीय कार्य हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। हाँ, त्यागपत्र भी बीडीओ को ही देगा, ठीक है। और सारे लोकल रिस्पॉन्सिबल जो काम है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। सेंट्रल और राज्य सरकार के जो आप देखेंगे योजनाएं हैं उनको भी लागू करेगा। और उसके बाद स्थानीय स्तर पर कर वसूलने का भी अधिकार दिया गया। और अगर मान लीजिए 5 साल से पहले ये पद त्याग करता है या पद छोड़ता है, तो ये साफ कहा गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू कि किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे प्रधान का पद 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उस पोस्ट पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर हुआ जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है इसमें? क्या कह रहे हो रोहित? क्लियर हो गया? कोई क्लियर, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है इसमें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 186, नहीं 185। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बताता है? बताइए। इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग कौन सा अमेंडमेंट है? आंसर बताओ रोहित। सर, पंचायत समिति के लोगों को कौन दिलाता है? बिल्कुल, पंचायत समिति वालों को भी आप देखेंगे बीडीओ ही दिलाता है रोहित। क्योंकि
ब्लॉक लेवल पर वो गजेट ऑफिसर होता है, गजेटियर ऑफिसर। 60, मैं पूछ रहा हूं 61 के बाद, मैं ये पूछ रहा हूं कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के थ्रू है? संविधान सभा। पीठासीन अधिकारी, जो गजेटियर ऑफिसर होता है उसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। जैसे चुनाव में आप देखेंगे डीएम एक व्यक्ति को, निर्वाचन आयुक्त का जो ऑफिसर होता है, जैसे मान लो डिस्ट अगर जो बड़े चुनाव होते हैं उसमें पीठासीन अधिकारी तो डीएम होता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग उसको नियुक्त करता है। जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें बीडीओ, जो ब्लॉक लेवल का ऑफिसर होता है, उसको पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, जो पंचायत चुनाव को मॉनिटर करता है। आई बात समझ में रोहित? वो मैं वही तो कह रहा हूं। ये तो ये पीठासीन अधिकारी अलग अलग बूथ पर हुआ, मैं बूथ की बात नहीं कर रहा। अलग अलग बूथों पर जितने भी बूथ होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और पंचायत शांतिपूर्ण कराने के लिए पीठासीन अधिकारी अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जो बड़ा पीठासीन अधिकारी है जो मॉनिटर करता है, उस पर उसको हम बोलते हैं ब्लॉक बीडीओ को। तो जो मान लीजिए वो बूथ बूथ का हेड पीठासीन अधिकारी टीचर्स होते हैं। भाई अब मान लो हर बूथ के अलग अलग पीठासीन अधिकारी है ना जी। अब सारे बूथ के अलग एक ही थोड़ी है। अब मान लीजिए किसी एक बूथ पर अगर कोई टीचर पीठासीन अधिकारी है तो क्या वो टीचर सरपंच को तो थोड़ी दिलाएगा? बताओ मुझे। गूगल पर अब मुझे एक एग्जांपल बता दो। मान लो तुम्हारे पंचायत में अगर किसी टीचर को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है तो क्या वो सरपंच को ओथ दिलाता है क्या? बोलो। नहीं ना, नहीं दिलाएगा, क्योंकि उसको टेम्पररी चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। क्योंकि हर जगह वीडियो मॉनिटर नहीं कर सकता ना जी, तो उसको डिसेंट्रलाइज किया गया ताकि वहां पर वो रेस्पॉन्सिबल होगा और बाकी उनको मॉनिटर करता है वीडियो। लेकिन ओथ तो वही दिलाएगा जो गजेटियर ऑफिसर होगा, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा। तो नियुक्त अधिकारी जो है वही ओथ दिलाता है। समझ में आ रही बात? टीचर अधिकारी थोड़ी हुआ। तो ओथ वीडियो, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। आई बात समझ में? बिल्कुल। भाई संविधान का जिसने ओथ लिया है कोई ऑफिसर होगा वही तो ओथ दिलाएगा। तो अब वीडियो जो है वो ऑलरेडी एक पीसीएस ऑफिसर है, उसने ओथ ले रखा है, तो वही ओथ दिलाएगा। कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति ही दिलाएगा। अब क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? यह कह रहा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया था? वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आंसर सही है। राइट आंसर इज सी। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट, बिल्कुल, अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187। 187 का आंसर बताइए। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? बताइए। 187 का आंसर बताइए। 187 का आंसर बताओ फटाफट। 187 का राइट आंसर डी है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन लेकिन एक वर्ड बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे
क्या चाहे जी? चलो एक सवाल का जवाब बताओ, मैं पूछ रहा हूं, इसके साथ सरप्राइज क्वेश्चन है। पहला, क्या एक राज्यपाल दो राज्यों का अधिभार ले सकता है? बताओ, क्या एक राज्यपाल दो राज्यों का अधिभार ले सकता है? ठीक है, ले सकता है। अब मान लो कि अगर उसने दो राज्यों का अधिभार ले रखा है, तो उस कंडीशन में उसकी सैलरी क्या होगी? बताइए, उस कंडीशन में उसकी सैलरी क्या होगी? ना, सोच के बताओ। सोच के बताओ। डिम्पल, जल्दीबाजी में बोलती हो। अब जाके सही बोला है। राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि दो राज्य, अगर दो राज्यों का अधिभार है तो उसकी सैलरी क्या होगी। जो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा वही सैलरी राज्यपाल को दी जाएगी। ठीक है, तो एक ही राज्यपाल को दो राज्यों का अधिभार दिया जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि राज्यपाल की सैलरी क्या होगी। जो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा वही सैलरी राज्यपाल को दिया जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अब मुझे एक और बता दो कि राज्यपाल को हटाने की विधि क्या है? राज्यपाल को हटाने की विधि क्या है? राज्यपाल का टेन्योर कितने साल का होता है? बताओ, राज्यपाल का टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल। और राज्यपाल को हटाने की विधि क्या है? इम्पीचमेंट। जितेंद्र बता रहे हैं कि इम्पीचमेंट के थ्रू सर उसको हटाया जा सकता है। क्या इम्पीचमेंट के थ्रू गवर्नर को हटाया जाता है? रिप्लाई कीजिए मुझे। देखिए, अभी आपको साफ शब्दों में एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है, लेकिन आप देखेंगे एक वर्ड जुड़ा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करता है। ऑफिस बियर ऑन द विश ऑफ, मतलब उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये साफ वर्ड लिखा गया है। यहां प्रसाद पर्यत का जो मतलब है वो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जिसका नाम भी रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को आप देखेंगे राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है। और जब जैसे ही प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करता है कि अब इस गवर्नर को हटा दीजिए, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति उस गवर्नर को वहां से हटाता है, एलिमिनेट करता है या फिर ट्रांसफर करता है। समझ में आ रही बात? और गवर्नर को कभी भी उसके 5 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मतलब सीधे कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करता है, अर्थात प्रधानमंत्री की जब तक इच्छा होगी तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे ही इच्छा खत्म, गवर्नर का पद खत्म। ठीक है, और एक बात और देख लीजिएगा, गवर्नर का पोस्ट भी जबरदस्त चिलम चिली वाला है। मतलब कि गवर्नर की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जो राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी है वही एलिजिबिलिटी गवर्नर की है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार होती है, ऑलमोस्ट राज्यों में उसी के गवर्नर होते हैं, उसी पार्टी के। मतलब वो लोग जो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं, इतने सक्षम नहीं है कि अब भाषणबाजी कर सके और काम कर सके, तो उनको चिलमचिली कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति से रिकमेंड करा के और उनको बना देती है गवर्नर, और वहां पर वो चिल करते हैं। ठीक है, दोनों ही पोस्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर का, ये दोनों ही डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि वो किसको अपॉइंट करना चाहती है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए, बीजेपी के से जितने भी लोग हैं जो कभी पार्टी में थे, अब उनको गवर्नर बना दिया है।
या फिर जो सिविल सर्वेंट्स थे जो उस पार्टी के साथ थे, रिटायरमेंट के बाद उनको बना दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ भी? रोहित, तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ लग रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188, आंसर दीजिए। पॉपुलर हाउस किसे कहा जाता है? पॉपुलर हाउस, सभी लोग आंसर दें। लोकसभा को। आइए मैं कुछ यहां पर नाम लिखता हूं, जवाब दीजिएगा मुझे। पॉपुलर हाउस तो आपने, बताइए ये नाम। फर्स्ट हाउस, टेम्पररी हाउस, लोअर हाउस और ये चारों नाम लोकसभा को कहे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चारों के चारों। फर्स्ट हाउस प्रथम सदन बोलते हैं, टेम्पररी हाउस अस्थाई सदन, लोअर हाउस निम्न सदन और पॉपुलर हाउस लोकप्रिय सदन। ठीक है, इसी के अगेंस्ट अगर आप आएंगे तो दूसरा है सेकंड हाउस, उसके बाद परमानेंट हाउस। ठीक है, परमानेंट हाउस, उसके बाद लोअर के बाद अपर हाउस और पॉपुलर इसकी जगह तो है। ये सारे सारा जो है ये हम बोलते हैं किसको? राज्य सभा को। ठीक है, ये हम सारा बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो मेरे लालो, नोट कर लो। बिल्कुल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं राज्यसभा को। स्नैपशॉट ले लो, मेरी भी फोटो ले लेना साथ में। हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं लोकसभा को। नोट कर लिया? आप तो सबके दिल में है, झूठ मूठ के खाली ये बातें करते हो तुम लोग, सबके दिल में है। हो गया भाई? मतलब स्टूडेंट से बड़ा डिप्लोमेट मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं देखा। जो टीचर मिलता है उसी को चढ़ा देते हैं ताड़ पे। कहते हैं सर आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, सर आप तो सबके दिल में बसते हो, सर आप डियर डियर एंड डियरेस्ट हो। जो टीचर मिलता है, तुम लोग बहुत डिप्लोमेट हो तुम लोग। मतलब मास्टरों को तो इतना खुश रखते हो कि क्या कहें। क्या है? यही बात है ना? अच्छा, मेरे साथ कुछ और है, नवीन है। चलिए, लिख लिया सबने? हो गया, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 188 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 189। 189 क्वेश्चन, बताइए। भारत में भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? नए राज्य के गठन का प्रावधान कौन सा करता है जी? 189, बताओ। सब लोग आंसर दीजिए, 189। वेरी गुड, सबका आंसर ओहो, ये क्या हो गया?
189 का राइट आंसर है डी। आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन के प्रावधान के बारे में मेंशन किया गया है कि अगर संसद चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकती है जनसंख्या के अनुपात में, और जो सारे टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन के प्रावधान की बात करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 190 190 नंबर क्वेश्चन। नियम डैश लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियम संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। बताइए 190 का आंसर बताइए। राइट आंसर सी है 193। इसके तहत व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जाता है, इसको औपचारिक प्रस्ताव में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस पर चर्चा तो होती है लेकिन इस पर मतदान, इसको मत समझो। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर एंड रेयर पूछा है, मतलब ये मैं समझा देता हूं लेकिन इसको ये आप ध्यान में रखिएगा। ये है कि व्यापार के रिगार्डिंग जो ट्रेड करती है, ट्रेड होता है इंटर स्टेट या दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उस ट्रेड का के नियम क्या है और ट्रेड कैसे कर रही है सरकार, उसके उसके बारे में डिस्कशन नॉर्मली सरकार नहीं करती है, क्योंकि वो जो ट्रेड के रिगार्डिंग है वो एक्ट होता है। एक्ट के रिगार्डिंग अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको एक्ट में चेंज करके, अगर कोई किसी एक्ट के तहत चेंजेस हो रहा है तब तो डिस्कशन होता है। नॉर्मली ट्रेड के नेचर और ट्रेड इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। अगर किसी बिल के रिगार्डिंग है तो समझ में आता है, लेकिन अगर नॉर्मली किसी ट्रेड के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है तो अगर डिस्कशन हो भी गया तो उस पर मतदान नहीं होता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। तो उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, रेयर एंड रेयर केस है, इसको अपन ध्यान नहीं देना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्य काल क्या है? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, बताइए। नहीं, नहीं आया था शायद, बताओ। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, संसदीय कार्यवाही के पहले भाग फर्स्ट हाफ का समय, संसदीय कार्यवाही के अंतिम भाग का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय। क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर ए है। प्रश्नकाल के मैंने तुम लोग को बताया था कि 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12 क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल बोलते हैं इसको, और 12 से 1 को बोलते हैं जीरो आवर। ठीक है, शून्यकाल। तो 12 मतलब प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम जीरो आवर बोलते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 192 का आंसर बताओ। कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? बताइए, कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है जी? ए आगे लगा दिए तुम लोगों ने, हिला दिए साफ, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया। राइट आंसर इज बी, स्पीकर। अब यहां पर धन विधेयक से संबंधित बात देख लीजिएगा। धन विधेयक 110 में व्याख्या करता है, धन विधेयक का निर्धारण अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को पेश करने से पहले पूर्व अनुमति किससे ली जाती है? बताओ, पूर्व अनुमति किससे ली जाती है? उसके बाद क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो लगा सकता है क्या? धन विधेयक पर वीटो लगा सकता है क्या? दोनों आंसर मुझे बताइएगा कि धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति ली जाती है, मतलब उसकी अनुमति अनिवार्य है। धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य है?
धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य है जी? बताओ। अरे क्या हुआ, आंसर बताओ, आंसर नहीं पता? धन विधेयक के बारे में तुम लोगों को पहले मैंने डिस्कस नहीं किया है? नवीन, रोहित, जितेंद्र, इससे पहले मैंने धन विधेयक के बारे में डिस्कस किया था कि नहीं किया था? अगर आज तुम लोगों ने नहीं बताना तो निर्मल सरफ से धोऊंगा, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। रोज बहुत चिल्ला चिल्ला के डिस्कस कर रहा हूं मैं ये सारे कॉन्सेप्ट। भूल गए? क्यों भूल गए भाई? नहीं, क्यों भूल गए? इतना मैं समझाता हूं, इतनी बार समझा चुका, फिर भी कह रहे हो कि भूल गए। देखो, अब बता रहा हूं, भूलना मत, नहीं तो सोच लेना नवीन, और यहाँ पहुंच जाऊंगा वहां पर। ठीक है, देखो, ध्यान से सुनना, सारी बातें एक साथ बता रहा हूं मनी बिल के रिगार्डिंग। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल है इसका 110 मनी बिल का। मनी बिल का मतलब क्या होता है, मीन्स इसका इसका मीन्स है कि मान लो रिसेंट ईयर अगर कोई एक्सपेंसेस करना चाहती है, कोई खर्चा करना चाहती है सरकार, तो उसके रिगार्डिंग जो बिल पेश किया जाता है उसको मनी बिल बोलते हैं। ये डिसाइड करता है इस बिल को स्पीकर स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि ये नॉर्मल बिल है या मनी बिल है। ठीक है, डिसाइड कर लिया। उसके बाद इस पर प्री अप्रूवल लिया जाता है। किससे? तो ये लिया जाता है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट से इस पर प्री अप्रूवल लिया जाता है राष्ट्रपति से। उसके बाद आप देखेंगे ये इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा के इसमें लिमिटेशन है, मतलब राज्यसभा इसके रिगार्डिंग इसको कुछ नहीं कर सकता, मतलब 14 दिन से ज्यादा इसको होल्ड नहीं कर सकता। अगर 15वां दिन हुआ तो ऑटोमेटिकली ये पास हो जाएगा। मतलब राज्यसभा के लिमिटेशंस हैं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद राष्ट्रपति मनी बिल पर वीटो नहीं लगा सकता। मनी बिल पर वीटो नहीं लगा सकता क्योंकि आपसे पहले पूछ के पेश किया गया है, आप उस पर वीटो नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात? प्रेसिडेंट की अनुमति लेकर करते होंगे। इसमें कंफ्यूजन क्या है रोहित? मैं पूछ रहा हूं, कंफ्यूजन लेते होंगे, क्यों लेते हैं? मैंने अभी सारे मनी बिल के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। अब ये पॉइंट सारे समझ में आए नवीन? नवीन, रोहित, डिंपल, जितेंद्र, जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, क्या सभी लोग को ये बात समझ में आई? अब कोई कंफ्यूजन है मनी बिल के रिगार्डिंग? कोई कंफ्यूजन? नवीन, कोई दिक्कत? रोहित, जितेंद्र, पक्का? अब तो नहीं भूलोगे ना? नहीं भूलोगे ना अब? कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो क्वेश्चन तो यहाँ सिर्फ मनी बिल का हुआ, लेकिन मनी बिल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो सब मैंने एक साथ बता दिया। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके साथ 10 और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द और भी अगर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन उनको भी करने की स्थिति में होंगे। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेशन हमने ज्वाइन किया है, इसका मोटिव ये है कि इनको ये क्वेश्चन जो पूछे गए ये तो हमें आ ही रहे, लेकिन इसके अलावे और भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको अपन करने की स्थिति में होंगे। और मैं तुमको गारंटी देता हूं कि अगर ये प्रैक्टिस सेशन ईमानदारी से तुम लोग कंसंट्रेट होकर करते हो तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, क्योंकि अपन वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो इसके रिगार्डिंग है। मतलब ये समझ लो कि तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन फॉर्मेट में फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो। और ये जान लेना कि किसी भी फैक्ट को याद करने का सबसे बेहतर तरीका होता है क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ना। क्योंकि अगर आप फैक्ट ऐसे पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो डिट्टो दी अगर उस क्वेश्चन का आंसर ये है तो दिमाग पर वो हिट कर जाता है कि अच्छा इसका आंसर ये था, और फिर जब आप पढ़ेंगे तो सीधे हिट करेगा आपको। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो ले लो, ताकि अगर कभी पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रहेगा। तो ये चीजें ठीक है, इंग्लिश में मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखा है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 193। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? बताइए। हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म? बताइए। राइट आंसर। कड़ाम कड़ाम। बताया था ना, इम्पीचमेंट। अभी आया था आर्टिकल इम्पीचमेंट का, एक हो गया। इम्पीचमेंट के लिए पहले 1/4 मेंबर के अप्रूवल होंगे, जिस सेशन में भी सत्र में जिस असेंबली में उसको पेश किया गया है 1/4 के मेंबर के सिग्नेचर होंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद वो दूसरे सदन को, सेकेंड हाउस को भेजेगा। मतलब जिस, अगर राज्यसभा में तो लोकसभा को भेजेगा, लोकसभा में तो राज्यसभा को भेजेगा। और फिर वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी से पहले उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। और फिर इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश किया जाता है और फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग हो गई तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 4 पार्ट 4 इज रिलेटेड टू विच? बताइए। और लोग बताएं भाई, क्या डी आंसर सही है या गलत? डी आंसर सही है गलत? राइट आंसर डी, डीपीएसपी। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं, ये राज्य के नीति निर्देशक, शॉर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसको। भाग 4 में मेंशन किया गया है। और भाग 4 अगर ए बोलू तो कौन सा होगा? भाग 4 ए बोलू तो, भाग 4 ए में क्या मेंशन है? बिल्कुल, ड्यूटी। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बताओ। 195 का आंसर बताइए। 195 सबको आंसर पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा है। राइट आंसर 11। 11 मौलिक कर्तव्य। अब ये पूछा है कि जब संविधान में लागू किया गया, शामिल किया गया था, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। 11वां कब जोड़ा गया ये भी बता दो। बिल्कुल, रोहित आग लगा दिया तुमने। 86 अमेंडमेंट 2002। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑथोरिटी इंक्वायरी या, बताइए इसका मतलब क्या है? इस राइट आंसर, किस अधिकार या वारंट से ये काम कर रहे हैं। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है? परमादेश। बताओ। क्यूटो वारंटो भी बोलते हैं और ऑथोरिटी इंक्वायरी भी बोलते हैं। नहीं, अधिकार परीक्षा को बोलते हैं ऑथोरिटी इंक्वायरी, इसको क्यू वारंटो बोलते हैं। बताओ भाई, परमादेश का मतलब क्या है? परमादेश का मतलब क्या है? अधिकारी से काम ना करने छिल बिल्कुल नवीन। अगर कोई अधिकारी अपने पद पर बैठ के काम नहीं करता है तो उसको आदेश दिया जाता है कि आप अपना काम नियत समय पर करें ताकि लोगों की स्वतंत्रता का हनन न हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 197। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए। 197। 197 का आंसर दिए तो भाई। 197। बिल्कुल, राइट आंसर इज आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन 198। 198 बताइए, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे?
बताइए 198 का मार्क्स ने नहीं दिए हैं, नहीं पता है। ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए गए हैं। इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये कोटेशंस दो चार पांच आते हैं, 10 उसको नोट कर लेना, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। ये लास्ट में मैं कोटेशंस ऐसे कुछ लिखवा दूंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे गए हैं। ठीक है, वहां छोड़ भी सकते हो। ऑस्टिन ने लिखा है, दो चार 10 कोटेशंस हैं, उन्हीं में से पूछता है, उसको ध्यान में रखना तुम लोग। ठीक है, मैं नोट करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 199, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? बताइए, बताइए सर, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? ये आग लगा दिया तुम लोगों ने। भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो अगर ये नहीं हो तो कौन दिलाएगा? मान लीजिए अगर सीजेआई नहीं है तो कौन दिलाएगा ओथ? बोलो। रोहित, रॉन्ग आंसर। उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ जो जज होगा, मतलब वरिष्ठ सीनियर जज, वो ओथ दिलाएगा इनको। समझ में आ रही बात? जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो ओथ दिलाएगा। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? चलिए 200 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? कौन है जी? आंसर बिल्कुल राइट आंसर डी है। कैसे? तो जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है, ध्यान रखना। जो संसद है ये 3 लोगों से मिलकर बनती है। कौन कौन? तो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तुम कहोगे कि सर तीनों से क्यों? तो तीनों से इसलिए क्योंकि ये तीनों ही मिलकर कोई भी एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, अर्थात इनसे और इनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बनता है। तो एक्ट बनाने में तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट इन तीनों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ रही बात? चलिए, अब यहां पर बिल की बात आई तो एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं, सरप्राइज क्वेश्चन, उसका आंसर दे देना मुझे। और वो सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि अ, तीन तरह पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राष्ट्रपति कितने तरीके के वीटो का इस्तेमाल करता है किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति देने या न देने के लिए? अच्छा, नवीन ने बताया 5। रोहित बता दो, डिंपल बताओ। राष्ट्रपति कितने तरह के वीटो का इस्तेमाल करता है किसी भी बिल पर अपनी अनुमति देने या न देने के लिए? कौन कौन से? नवीन, तुमने 5 किस आधार पर बताए हैं? नवीन, तुमने 5 किस आधार पर बताए हैं? हम्म। नवीन, ये लो गलत रिलेट कर लिया। 3 तरह के पॉकेट वीटो बताए हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो। अब मुझे ये बताओ कि राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कब करता है? पूरी तरह से ना क्यों कहेगा भाई? पूरी तरह से ना हो।
नहीं पता है? चलो, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना आगे से। जो कंप्लीट वीटो है उसका इस्तेमाल कब करता है राष्ट्रपति, और पॉकेट वीटो और सस्पेंशन वीटो, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है समझना है एक बार। मैं बता रहा हूं जो, देखिए, रीट और वीट में अंतर होता है। WRIT बोलते हैं रीट, और एक होता है वीटो। रीट तो होता है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन किया गया हो तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है नवीन, ध्यान रखना। और वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को तीन तरह के वीटो का अधिकार दिया गया है। पहला पहला होता है, आप देखेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है सस्पेंशन वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करता है जब कोई प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस होता है। प्राइवेट बिल, मैं एक बार लिख लूं, उसके बाद फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, पहले एक बार मैं लिख लूं उसके बाद। सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल जो है वो राष्ट्रपति कब करता है, तो सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल करता है अगर मान लो उसको लग रहा है कि कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपन उसके रिगार्डिंग, तो उसके लिए भेजता है। और पॉकेट वीटो का मिला मतलब वो डाउट में हो, डाउट में कि हाँ करूं कि ना करूं कि क्या करूं। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो, एक मिनट, हेलो, यस, हाँ जी, सर आप मुझे आधे घंटे बाद फोन करेंगे कि मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। ठीक। तो डाउट में, ठीक है, डाउट में अगर हो, अब देखना ध्यान, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट, अब भाई प्रेसिडेंट मान लो जिस गवर्नमेंट ने उसको चुना है उसके बिल पर वो एब्सोल्यूट वीटो क्यों लगाएगा, मतलब पूरी तरह से असहमत है, फिर तो दोनों के बीच आप देखेंगे सरकार और राष्ट्रपति के बीच बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट तब करता है जब कोई प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अब प्राइवेट बिल का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा नहीं बल्कि अपोजिशन के द्वारा कोई बिल पेश किया गया है और सरकार नहीं चाहती है कि वो उस बिल पर कानून बने। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे प्रधानमंत्री और कैबिनेट रिक्वेस्ट करता है राष्ट्रपति से कि सर इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगाइए और इस बिल को साफ मना कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। सस्पेंशन वीटो का मतलब होता है पुनर्विचार। जैसे राष्ट्रपति इतना अनुभवी आदमी है, उसको लग रहा है कि इसमें कुछ रिव्यू करने की जरूरत है या कुछ चेंज या बदलने की या ऐड करने की, तो एक बार रिव्यू के लिए भेज सकता है। अगर रिव्यू होके आ गया तो भाई साहब इनका सिग्नेचर, राष्ट्रपति का सिग्नेचर मस्ट है, उनको करना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने यही तो बनाया था 42nd अमेंडमेंट में कि अगर कोई भी बिल अगर पास होके आता है कैबिनेट से तो राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकता है। बाद में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई ने इसको चेंज कर दिया और उन्होंने रिव्यू की बात कही कि नहीं, एक बार रिव्यू के लिए भेज सकता है और दोबारा अगर वो आता है रिव्यू करके तो उस पर उनका सिग्नेचर मस्ट होगा। तो यहां पर रिव्यू सस्पेंशन का मतलब रिव्यू के लिए एक बार भेज सकता है। और पॉकेट वीटो का मतलब धर्म संकट में हो, हाँ कहूं ना कहूं क्या कहूं, तो उस कंडीशन में जेब में इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं और पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। एक ही बार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था 1986 में का, इसका पॉकेट वीटो जो डाकघर संशोधन अधिनियम बिल था उसके लिए। उसके अलावा आज तक किसी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। समझ में आ रही बात? तो ये तीन तरह के वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट वीटो वो प्राइवेट बिल के रिगार्डिंग ही करता है नॉर्मली। धान विधेयक पर नहीं लगा सकता, नहीं, किसी भी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप देखेंगे मनी बिल के रिगार्डिंग, क्योंकि उससे पहले पूछ के पेश किया गया है। अगर उसने अनुमति दी तभी इंट्रोड्यूस किया गया, और उस अब एक बार आपने अनुमति दे दी और दोबारा आप उस पर वीटो कैसे लगा सकते हैं? पहले ही आप मना कर दे कि नहीं भाई मैं अनुमति नहीं दूंगा। इसीलिए प्री अप्रूवल मस्ट होता है इसके रिगार्डिंग।
बिल्कुल, वित्त विधेयक पर भी नहीं लगा सकता। अंतर यही होता है मनी बिल वित्त विधेयक में कि मनी बिल तो करेंट ईयर के लिए होता है और वित्त विधेयक आगामी वर्ष के लिए होता है। तो वो भी उसमें भी अप्रूवल लेके तब किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये तो बात हो गई यहां पर इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 201, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? बताइए, आंसर बताइए सर इसका। वेरी गुड, राइट आंसर इज डी, सुप्रीम कमांडर बोलते हैं इसको। प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, किसका? तीनों सेनाओं का। डिफेंस में जो तीनों सेनाएं हैं उनका सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का। तो राइट आंसर इज डी, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 202, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है भाई? बताओ। बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कब जोड़ा गया जी इसको? किस अमेंडमेंट के थ्रू? कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू? बोलो, कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू? बताओ। अरे यार तुम लोग, 52nd अमेंडमेंट है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इस दल बदल अधिनियम को, कानून को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्प्रेषण से अभिप्राय है, बताइए उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? कल ही आया था, बिल्कुल। उत्प्रेषण पूछ लिया है क्या? उत्प्रेषण आया था कल क्वेश्चन। क्वेश्चन का नेचर थोड़ा बदला हुआ है ये। बिल्कुल राइट आंसर डी, उत्प्रेषण प्रमाणित करना या जानकारी देना, उसको आगे अपग्रेड करना। ठीक है, लोअर कोर्ट में है तो अपर कोर्ट में। ठीक है, तो उत्प्रेषित आगे की तरफ, उसको प्रमाणित करके आगे की तरफ करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 204, 204 का आंसर दी। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है जी? भारत का राष्ट्रपति। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 205, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अब मैं कुछ आर्टिकल्स लिख रहा हूं, उसके बारे में बता रहा आपातकाल में। 352, 356 और 360। बताइए कौन कौन सा आपातकाल है? कौन कौन सा आपातकाल है? बिल्कुल। दूसरा? बिल्कुल, प्रेसिडेंट। एनईपीएल और एफएल। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट लॉ और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग इसको। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे, कौन? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का नहीं। हाँ, लोकसभा निर्वाचित होते समय लोकसभा वाला चलेगा,
लेकिन उससे पहले नहीं। हेलो। हम्म। ठीक है। तो अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि मान लो कि प्रेसिडेंट जो है, सॉरी सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। आप जानते हैं कि लोकसभा में मेजोरिटी के लीडर को हम बोलते वो होता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको आप प्रधानमंत्री चुनते हैं हम लोग। अब मान लो लोकसभा में उस पार्टी की बहुमत हो गई, ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है वो अपने लोकसभा चुनाव में हार गया, तो क्या उस कंडीशन में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बताओ, आंसर दीजिए। कि अगर मेजोरिटी पार्टी को मिल गई लेकिन जो कैंडिडेट है वो अपने लोकसभा सीट से हार गया, तो क्या वो र- प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकता है? बताइए। जो लोग भी यस बोल रहे हैं वो उसका रीजन बताएं, मतलब उसका सॉल्यूशन बताएं मुझे। या नहीं पता है तो साफ सरेंडर कर दे, मैं बताऊंगा। रोहित, मालूम है तुमको? सुरेंदर। मैंने कहा कि मुख्य प्रधानमंत्री अगर अपनी लोकसभा सीट से हार गया हो तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं? देखो, पूरी बात मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला, कि अगर मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली और वो पार्टी बहुमत में है और उसने सरकार का गठन किया, ठीक है, तो मेजोरिटी पार्टी होगी, सरकार बन गई। सरकार का एक नुमाइंदा होगा जिसको हम पीएम बोलते हैं। तो नॉर्मली ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तभी मंत्री पद धारण करेगा जब वो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर होना उसके लिए मस्ट है। अब मान लीजिए लोकसभा की सीट से तो हार गया, तो उस कंडीशन में पीएम तो बन गया, लेकिन उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर, आप देखेंगे दोनों ही सदनों में से, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। अगर वो नहीं लेता है 6 महीने के अंदर और बिना दोनों सदनों की सदस्यता के वो पद धारण करता है, तो 6 महीने तक तो वो रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली उसको अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राज्यसभा की सीट से उनको शपथ दिला दी जाती है। जैसे भारत के कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन जो राज्यसभा की सीट से पीएम के पद को सुशोभित किया है। कौन कौन? आप देखेंगे, आई मैम, देखो, इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा की सीट से पीएम बने थे। मनमोहन सिंह राज्यसभा की सीट से पीएम बने थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राज्यसभा की सीट से बनी थी। और एच डी देवगौड़ा, हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देगौड़ा, ये भी राज्यसभा की सीट से, आप देखेंगे, ये कि चारों के चारों जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये राज्यसभा की सीट से प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। नवीन कह रहे हैं सर, अनशन करने लोगों को पकून बनाने के लिए वोटिंग कराई जाए। इन अनपढ़ों से तो पब्लिक सही फैसला करेगी। क्या नवीन? हाँ ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट जो बताया समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ये जो बताया ये ध्यान रखना, ये पूछा है कि वो कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिनके पास लोकसभा की सदस्यता नहीं थी, जो राज्यसभा की सीटों से प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्लियर हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए सर, अगर मंत्री परिषद बनाने भंग होने पर पीएम ही जाता है क्या? सब
मंत्री परिषद अगर भंग होगी तो पीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो गया ना भाई। मतलब सरकार ही गिर गई, तो सरकार गिर गई तो ना पीएम रहा ना मंत्रिमंडल रहा उसका। ठीक है भाई, मेजोरिटी का लीडर ही तो पीएम होता है। तो जब मेजोरिटी नहीं रही तो पीएम और बाकी जो सब सब खत्म। इसका फुल फॉर्म है, देखो मैं नाम लिख देता हूं। इंद्र गुजराल, कुमार गुजराल थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। उसके बाद मनमोहन सिंह। और उसके बाद आप देखेंगे मनमोहन सिंह के बाद एचडी देवगौड़ा। ठीक है, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा अगर दिक्कत होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के इस संध्या पर आज इस क्लास की समाप्ति करते हैं। कल मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ और देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस नाइट।